दिस चैप्टर इज़ मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये क्लास 12 एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है। तो इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, इसे पढ़ते हैं। असूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञान के तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्मजीव है। कक्षा 11th में आपने जीवित जीवों में पाए जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है कि जीवित जीवों में कौन से जगत में अंतर्गत सूक्ष्मजीवों का में आते हैं? ये कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना जाए? सूक्ष्मदर्शी सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों एवं पादपों में पाए जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक तापीय चिमनी जहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ा हुआ रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ़ की परतों में कई मीटर नीचे तक उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव विविध रूपायित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शीय पादपों एवं प्राणियों में होते हैं। विषाणु, वीराइरोइड तथा प्रायोन्स भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं, जो कुछ सूक्ष्मजीव को चित्र 8.1 व 8.2 में दर्शाया गया है। जीवाणु तथा अधिकांश कवक के समान सूक्ष्मजीवों को पोषक मीडिया यानी मीडियम माध्यम में उगाया जाता है ताकि वृद्धि कर सके, कॉलोनी का रूप ले सके, इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सके। ऐसे संवर्धन सूक्ष्मजीवों पर अध्ययन के दौरान काफ़ी लाभदायक होते हैं। यहाँ पर कुछ ये बैक्टीरिया वगैरह दे रखे हैं। ये जो पैराग्राफ है ये अपने किसी काम का नहीं है, तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों अथवा उनके व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित अथवा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताज़े दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणामस्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। हमारे पेट में सभी सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करता है। दाल, चावल तथा ढीला आटा, जिसका प्रयोग डोसा या इडली बनाने जैसे आहार संपूरक के रूप में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। आटे की फूली हुई शक्ल इस कारण होती है। CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी उपापचयी CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या यह जानते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार ढाला आटा, जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, बेकर यीस्ट जिसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है, पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय, जिसे टोड़ी कहते हैं, इसे ताड़ के तने से स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य यानी मछली तथा सोयाबीन, बांस, प्ररो आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। पनीर या चीज़ एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर एवं अपनी
सन्नगत सन अपनी गठन संरचना, सुगंध व स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचान जाते हैं। विशेष सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र यानी प्रोपियोनियम शेरमेनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। रोकीफोर्ट चीज़ एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होती है, जिसमें विशेष सुगंध आने लगती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं। उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के रूप में कुछ एग्जाम्पल है। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वनक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किण्वित पेय। सूक्ष्मजीव विशेषकर यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने तथा माल्टकृत धान्यों, फलों के रसों में एथेनॉल उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। क्या आप ये उपापचय अभिक्रिया याद है, जिसमें परिणामस्वरूप यीस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होता है? विभिन्न प्रकार के एल्कोहलिक पेय की प्राप्ति होती है। किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन आसवन तथा बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किया जाता है। किण्वित संयंत्र प्लांट का फोटोग्राफ चित्र 8.5 में दर्शाया गया है। तो ये चित्र 8.5 जिसमें किण्वित संयंत्र दिखा रखे हैं, और यहाँ फर्मेंटर, ये बड़े बड़े फर्मेंटर वगैरह होते हैं, और ये किण्वित संयंत्र। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिकों का उत्पादन 20वीं शताब्दी के अंत्य तक ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खिलाफ, यानी और बायो का अर्थ है जीवन। दोनों को मिला दे तो इसका अर्थ होगा जीवन के खिलाफ हुआ, जो रोगों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्यों के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम से तो परिचित होंगे। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलियम सबसे पहला एंटीबायोटिक था? तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है कि जो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलियम, जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे, उन्हें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गई। उनमें से एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गई, जिस कारण से स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका। उन्होंने पाया कि प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूँकि पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण उन्होंने पेनिसिलिन इसका नाम रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चेन व हावर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक्स का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चेन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पेनिसिलियम के बाद अन्य सूक्ष्मजीवों जैसे एंटीबायोटिक्स को परिशुद्ध किया गया। क्या आप कुछ अन्य प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स के नाम तथा उनके स्रोत के बारे में बता सकते हैं? फ्लेग, खांसी,
फ्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया यानी गलघोटू, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिनके कारण संसार में लाखों लोग मरे हैं, के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स ने हमारी क्षमता में वृद्धि की है, एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबायोटिक्स से रहित संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादों के उदाहरण सिट्रिक एसिड का एस्परजिलस नाइगर यानी एक कवक, एसिटिक एसिड का एक्सिडोबैक्टर एसिटाई जीवाणु, ब्यूटरिक एसिड का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइडिकम एक जीवाणु तथा लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस आदि। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जनक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि बाजार से खरीद कर फल रस भी बोतल में भरे जाते हैं। आपका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई देता है। उसका रस घर से बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई देता है। पेक्टिनेजीज तथा प्रोटीएजीज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। का प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं के थक्का यानी क्लोट हटाने में योनि थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदयाघात यानी हार्ट अटैक के अग्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। अन्य जैव सक्रिय अणु अन्य जैव सक्रिय अणु जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा प्रतिरोधक यानी इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। मोनस्कस परक्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न एक स्टेटिन्स का व्यापारिक स्तर पर उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन निरोधन के तरह क्रिया करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की एक बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मूलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल यानी सीवेज कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोगजन्य होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता होगा। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता से आप समझ सकते हैं क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है, ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्मजीवों से किया जाता है, जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है प्राथमिक उपचार और द्वितीय उपचार। इन 2 चरणों में पूर्ण होता है। प्राथमिक उपचार मूलभूत रूप से उपचार में इस पद में वाहित मल के बड़े छोटे कणों को निस्यंद यानी फिल्ट्रेशन अथवा अवसादन यानी सेडमेंशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा लिया जाता है। इसके बाद शीत बालू, काष्म, ग्रिट, मृदा तथा छोटे
गुटिकाओं पेवल को अवसाद द्वारा निस्यंद किया जाता है। सभी ठोस को प्रारंभिक आपंक, सभी जो ठोस होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रारंभिक आपंक यानी स्लज, नीचे बैठ जाते हैं और वह प्लावी सुपरनेटेंट बहिस्त्राव का निर्माण होता है। बहिस्त्राव को प्राथमिक निषादन सेटलिंग टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। अपना सेकंड है द्वितीयक उपचार, जिसे जीव विज्ञानी उपचार भी कहते हैं। प्राथमिक बहिस्त्राव को बड़े वायुवीय टैंकों से गुजारा जाता है, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को पंप किया जाता है। इसमें लाभदायक वायुवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि उणक कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान सूक्ष्मजीव बहिस्त्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्त्राव के बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट न जाए। जब जल के एक नमूने में सूक्ष्मजीवों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण में किया जाता है। यहाँ पे वाहित मल उपचार का एक संयंत्र का आकाशीय चित्र दे रखा है। ये गूगल इमेज है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का मापन बीओडी है। व्यर्थ जल की बीओडी अधिक होती है तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होती है। एक बार वाहित मल उपचार अथवा व्यर्थ जल की बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्त्राव को निषादन यानी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड फ्लॉक्स उसे अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। यह अवसाद सक्रियत आपंक कहलाता है। सक्रियत आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप करते हैं। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। आपंक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे अवायवीय आपंक संपाचित्र यानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यह जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती है वे आपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती है। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ये जिन्हें बायोगैस भी कहते हैं। चूँकि यह ज्वलनशील होती है, इस कारण इसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। द्वितीयक उपचार के बहिस्त्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र 8.7 में दर्शाया गया है, जो अपन ने देखा था ऊपर। आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार के सूक्ष्मजीव प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों गैलन पानी में उपचार में सूक्ष्मजीव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्यप्रणाली का प्रयोग किया जाता आ रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्मजीव उपचार के सामने नहीं टिक पाई है। आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने के लिए उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए अपचारित वाहित मल को सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणामस्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए GAP और YAP यानी कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का
सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित किसी भी वाहित मल उपचार के संयंत्र में जाएं और अत्यंत ही रोचक शिक्षाप्रद अनुभव होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस शामिल है, का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह सूक्ष्मजीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। उपयुक्त एग्जाम्पल के लिए गीले आटे का किण्वन, पनीर, चीज के निर्माण में, पेयों का उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजीय पदार्थ पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामान्य रूप से इन जीवाणुओं को मेथेनोजन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं इसलिए। इसमें सामान्यतः जीवाणु मेथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, जिसका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले किया गया है। जीवाणु पशुओं के रुमेन यानी प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। रुमेन में सेल्यूलोजीय पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है। रुमेन में यह जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में हेल्प करता है और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को हम मानव भी पाचन के योग्य है? इस प्रकार पशुओं के मल यानी ढंग उनमें, जैसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादप के सेल्यूलोज व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं। बायोगैस संयंत्र 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम यानी स्लरी भरी होती है। कर्दम के ऊपर एक स्लज ढक्कन होता है, जिसे सूक्ष्मजीवों की सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर की ओर उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकासी होता है जो एक पाइप से जुड़ी रहती है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की कई कर्दम दूसरे निकास द्वार से निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस प्लांट को अधिक संख्या में बनाया जाता है। व्युत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र 8.8 में दर्शाया गया है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के रूप में हुआ है। यदि आपका विद्यालय किसी गांव के आसपास स्थित है तो इसका पता लगाकर बायोगैस संयंत्र प्लांट को देखने जाएं, और जो लोग इसके प्रबंधन से जुड़े हैं उन लोगों से मिले, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रक है। आधुनिक समाज में समस्याएं रसायनों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशकों के बढ़ते हुए प्रयासों की सफलता से नियंत्रित की जा सकती है। वे रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले व हानिकारक है। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं तथा फलों, साग सब्जियों और
फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक संरक्षण पर अधिक निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर कृषि के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। वह अतः ऑर्गेनिक फार्मर कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, उन्मूलित न हो। वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित या कंपायमान पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के लिए जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। खेत प्राणीजात यानी फौना तथा पेड़ पौधा फ्लोरा का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर यानी कृषक में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जीवों का उन्मूलन जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया है, उनका उन्मूलन केवल असंभव नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। इसके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के जैव नियंत्रण की विधि विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो आश्रितता है वह काफ़ी हद तक घट जाएगी। जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन प्रस्ताव का प्रयोग का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवों के रूप में परिचित होता है। एग्जाम्पल के लिए खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीव चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया है। यह सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में हेल्प करते हैं। जाना पहचाना भृंग बीटल जिन पर लाल तथा काली धारियाँ पाई जाती है तथा व्याग पतंग ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। परंतु जहाँ तक सूक्ष्मजीवों जीवी विभिन्न जैव नियंत्रक कारकों का प्रश्न है वहाँ बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजिस बहुधा बेटी कहा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। सूक्ष्म बीजाणु यानी स्पोर सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और मिश्रित को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह, ब्रेसिका तथा फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट या लार्वा द्वारा खा ली गई है पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिक निकलता है जो लार्वा की मृत्यु हो जाती है और जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता। लगभग पिछले दशकों में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की विधियों के विकास से वैज्ञानिक बैसिलस थुरिनजिएंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बीटी कॉटन जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। इसके बारे में आपको अध्याय 10 में जानकारी मिलेगी। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनक के प्रभावशाली जैव नियंत्रक कारक है।
बैक्टीरियोवायरसेस ऐसे रोगजनक है जो कीटों तथा संधिपादों यानी ऑर्थोपोडा पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्टीरियोवायरसेस जो जैव नियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं वे न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिवायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेषकर संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादप स्तनधारियों, पक्षियों तथा मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्षण विहीन कीट पर किसी भी प्रकार का हानिप्रद प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए ताकि समाकलित पीड़क प्रबंधक कार्यक्रम की सहायता हो सके और जब संपूर्ण पारिस्थितिक सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो सके। अपना नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट टॉपिक है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो क्या पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे समझने लगे कि रसायन उर्वरकों की अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी है, तो इसके परिणामस्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरक के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में स्थित ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करता है। पादप इसका प्रमुख पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु एग्जाम्पल के लिए एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का अवयव बढ़ जाता है। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध या जो एक माइक्रोराइजा भी दर्शाता है सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ग्लोमस जीन के बहुत से सदस्य माइक्रोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन के कवकीय सजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादप में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से वियुक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूल तोड़ रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता व कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संयोजन से कवक क्या लाभ प्राप्त करते हैं? साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीवी है जो मृदा तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभा कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एनाबीना, नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया। धान के खेत में मृदा साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस चीज़ अपन याद रखनी है कि धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया होता है, वो महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है। नील हरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे उनकी उर्वरकता बढ़ जाती है। हाल ही के वर्षों में हमारे देश में उर्वरकों की एक बड़ी मात्रा बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा में पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरक पर आश्रितता कम हो रही है। ओके, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी सारांश वगैरह है तो इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, तो गुड बाय, थैंक यू। चैप्टर इज कंप्लीट। बाकी अब अगला चैप्टर देखते कौन सा आता है। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।